नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी और हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस करेंगे और ये 20 क्वेश्चंस 99.9999% इस बात की गारंटी करते हैं कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वैसे तो 100% मैं ये बात कहना चाहूँगा, पर फिर भी मैं उसको 99.99 कर देता हूँ, ठीक है? तो और हमने कुछ लेवल्स में इनको बाँटा हुआ है और उन्हीं लेवल्स पे हम इनको करेंगे, ठीक है? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निचला स्तर कौन-सा है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निचला स्तर है रिमेंबरिंग, ठीक है दोस्तों? रिमेंबरिंग। अब मैं जो-जो वर्ड्स बोलूँगा वो एज़ इट इज़ आपको याद रखने एग्ज़ाम में यही लिख के आता है क्योंकि, ठीक है? रिमेंबरिंग, देखिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ठीक है? ये सीखने की शुरुआत है, ठीक है? ये क्या है? सीखने की शुरुआत है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट होगा आपका कि केवल जानकारी पहचानना। क्या? केवल जानकारी पहचानना या फिर पुनः प्राप्त करना, ठीक है? पुनः प्राप्त करना, ठीक है? ये 2 चीज़ें इसमें शामिल हैं। केवल जानकारी पहचानना या पुनः प्राप्त करना इसमें शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बच्चे से कहें कि परिभाषा याद करो, ठीक है? परिभाषा याद करो, ठीक है? या तिथियाँ याद करो। ये एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में आते हैं सीधे-सीधे। तो परिभाषा याद करो, तिथियाँ याद करो, ये इसके एग्ज़ाम्पल हो गए। तो आप बच्चे से क्या कह रहे हो? केवल उसको जानकारी या तो पहचानने को कह रहे हो या उनको पुनः प्राप्त करने की कोशिश करवा रहे हो, ठीक है? यही होता है आपका रिमेंबरिंग। अब रिमेंबरिंग के अलावा क्या-क्या है, वो भी जान लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि किसी जानकारी का, ठीक है? किसी जानकारी का अर्थ समझना, ठीक है? जानकारी का अर्थ समझना और उस समझे हुए अर्थ को अपने शब्दों में समझाना, ठीक है? ये होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अपने शब्दों में कैसे समझाना, या तो पैराग्राफिंग के थ्रू, ठीक है? या फिर समरी के थ्रू। ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग में पैराग्राफिंग और समरी दोनों चीज़ें आती हैं। अर्थ को समझना और उसे अपने शब्दों में समझाना ही अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट है दोस्तों अप्लाइंग। अप्लाइंग में क्या होता है? जो सीखी हुई जानकारी होती है, ठीक है? जो सीखी हुई जानकारी होती है, ठीक है? सीखी हुई जानकारी को नई और ठोस स्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? अप्लाइंग कहलाता है। अप्लाइंग का मतलब हिंदी में अनुप्रयोग होता है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। सीखी हुई जानकारी को सीखी हुई जानकारी को नई और ठोस स्थितियों में उपयोग करना अप्लाइंग कहलाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को कह दें, ठीक है? गणित के सूत्र से सवाल निकालने को बोलें, ठीक है? अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो गणित के सूत्र से अगर आप उससे सवाल हल करने को कहेंगे, तो ये अप्लाइंग होगा, ठीक है? क्या होगा? अप्लाइंग होगा। ठीक एज़ इट इज़ आएगा। एज़ इट इज़ ये वर्ड्स होते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों एनालाइज़िंग। एनालाइज़िंग का मतलब होता है विश्लेषण, ठीक है? जो आपके पास जानकारी है, ठीक है? ये जानकारी है जो, उसको अलग-अलग हिस्सों में तोड़ना, ठीक है? अलग-अलग हिस्सों में तोड़ना और फिर तोड़ने के बाद उनके संबंधों को जानना, उसके संबंधों को जानना, समझना, क्या कहलाता है? एनालाइज़िंग करला कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिज़न करते हैं, ठीक है? या फिर सबूत खोजते हैं। सपोज़ कहीं मर्डर होता है, तो सीबीआई या सीआईडी क्या करती है? वहाँ पे सबूत खोजने जाती है और वो हर एक छोटी-छोटी कड़ी को अलग-अलग हिस्सों में बाँटती है और उसके बाद उन सबको एक करके एक निष्कर्ष की तरफ जाती है। तो ये होता है एनालाइज़िंग, ठीक है? नेक्स्ट से दोस्तों इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग में क्या होता है? वो ऑप्शन में नहीं था, इसको कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है? किसी मानदंड के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, किसी मानदंड के आधार पर निर्णय लेना, मानदंड मतलब क्राइटेरिया होता है, निर्णय लेते हैं, ठीक है? जैसे आपने किसी लेखक के लेख की आलोचना की, ठीक है? वो कितना सही है, वो कितना गलत है, ठीक है? ये चेक करना उसके बारे में, तो ये होता है मानदंड के कुछ मानदंड निर्धारित करेंगे आप, है ना? तो मानदंड के आधार पे इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है? मानदंड पे जाँच करना इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में क्या होता है? आप अलग-अलग तत्वों को, ठीक है? अलग-अलग तत्वों को नई या फिर मौलिक नई या फिर मौलिक, ये दोनों लाइन याद रखिएगा, नया या फिर मौलिक, कोई नई या मौलिक चीज़ तैयार करते हैं, ठीक है? तो बन कहलाता है वो क्रिएटिंग। और इस फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कोई एक नई कहानी बना रहे होते हैं, ठीक है? या फिर एक नई योजना बना रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिंग में आती हैं। क्रिएटिंग को ब्लूम टैक्सोनॉमी जब 2001 में संशोधन हुआ, किसने किया? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है?
तो जब ये संशोधन किया गया तो इसको सबसे ऊपर रखने का कारण पता है क्या था? इसको सबसे ऊपर रखने का कारण था क्योंकि मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन से ज़्यादा कठिन होता है कुछ बनाना, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया था। नेक्स्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट सीखने के किस डोमेन का हिस्सा हैं? ठीक है? तो जो भी हमारी भावनाएँ होती हैं, हमारे मूल्य होते हैं, हमारी प्रेरणा होते हैं या फिर हमारे दृष्टिकोण होते हैं। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण होता है हिंदी में, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को। तो जो भी हमारी भावनाएँ होती हैं, मूल्य होते हैं, प्रेरणा होते हैं और दृष्टिकोण होते हैं, इन सब का संबंध हमारे अफेक्टिव डोमेन से होता है। किससे होता है? हमारे अफेक्टिव डोमेन से होता है। हम अपने पर्यावरण फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने पर्यावरण के लिए कितना संवेदनशील हैं, ये चीज़ अफेक्टिव डोमेन में आती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी 2001 में सिंथेसिस का स्थान किसने लिया? तो उसका स्थान लिया क्रिएटिंग, मतलब सृजनात्मकता ने स्थान क्यों लिया? क्योंकि किसी भी चीज़ का सृजन करना ज़्यादा कठिन होता है उसका मूल्यांकन करने से, इसलिए क्रिएटिंग को सबसे ऊपर रखा गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। नया वाला संशोधन है वो वर्ब आधारित है, जैसे बोलता है रिमेम्बरिंग, है ना? अंडरस्टैंडिंग ऐसे बोलता है। और जो पुराना वाला है, ठीक है, 1956 वाला ब्लूम का, उसमें वो संज्ञा आधारित है, वो नाउन पे बेस्ड है। जैसे उसमें सीधे-सीधे नाम दिया गया है, नॉलेज, ठीक है, अंडरस्टैंड, तो वहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई वहाँ पे। वो नाउन आधारित है पुराना वाला, नया वाला वर्ब आधारित है। नेक्स्ट, छात्र दी गई जानकारी अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहा है, पैराफ्रेजिंग कर रहा है, मैंने अभी-अभी आपको ये बताया था। यह किस श्रेणी में आएगा? आप में से कौन बताएगा? तो हो गया, बता ही चुके होंगे खैर, अंडरस्टैंडिंग होता है, मैंने अभी-अभी बताया था, ठीक है? रटने के बजाय बच्चा क्या कर रहा है? अपने शब्दों में बता रहा है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग हो गई यही। नेक्स्ट, कौन सा हॉर्स हाई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का हिस्सा नहीं है? तो रिमेम्बरिंग नहीं है, बाकी के तीनों हैं, ठीक है? ऊपर के 3 जो हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हॉर्स हैं और नीचे के जो 3 हैं वो लॉर्ड्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों एप्लीकेशन और सिनेरियो क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम गणित की कक्षा में एक छात्र पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके एक वास्तविक जीवन की समस्या जैसे सीढ़ी की लंबाई निकालना हल करता है, ठीक है? बच्चा क्या कर रहा है? पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहा है, एक फॉर्मूला उसको दिया गया और वो उसको वास्तविक रियल लाइफ में यूज कर रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, मैंने आपको पहले वो सब इसलिए इतना टाइम लेके एक्सप्लेन किया ताकि आप आगे इन क्वेश्चंस को और आसानी से कर पाए, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? अप्लाइंग, अप्लाइंग का मतलब होता है अनुप्रयोग, ठीक है? अब समझिए मेरी बात को। सीखी गई जानकारी को या फिर कह दें फॉर्मूले का उपयोग किसी नई स्थिति में करना ही क्या है? अप्लाइंग है, ठीक है? सीखी गई जानकारी को किसी नई स्थिति में प्रयोग करना ही क्या है? अप्लाइंग है। आई होप ये बात अब क्लियर होगी। नेक्स्ट, दोस्तों, छात्रों को सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम उनके क्रम में याद है, ठीक है? ये लाइन याद रखिएगा, उनके क्रम में याद है, ठीक है? यह संशोधित टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञान के किस आयाम का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है, कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है, फैक्चुअल नॉलेज। क्या होगा दोस्तों? फैक्चुअल नॉलेज। हाँ, हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है? पहले आप ये समझिए कि फैक्चुअल नॉलेज क्या है, उसके बाद इन सबको हम समझते हैं अभी। फैक्चुअल नॉलेज क्या होता है? विषय की जो बुनियादी जानकारी है, ठीक है? बुनियादी जानकारी है किसी विषय की जो, ठीक है? बुनियादी जानकारी है या हम कहें शब्दावली है, ठीक है? बुनियादी जानकारी है, शब्दावली है और उसके विवरण, ठीक है? ये सब या लाइन्स याद रखिएगा और उसके विवरणों को याद रखना फैक्चुअल नॉलेज कहलाता है, ठीक है? बुनियादी जानकारी, शब्दावली और विवरण, ठीक है? इन तीनों चीज़ों को याद रखना क्या कहलाता है? फैक्चुअल नॉलेज कहलाता है। अगर जैसे बच्चे से कहा जाए पानी का सूत्र H2O होता है और वो इस बात को अपने मन मस्तिष्क में बैठा ले, ठीक है? बाकी उसे ये अभी ये नहीं पता कि पानी कैसे बन रहा है, बस उसे रटा हुआ है H2O क्या है, ठीक है? तो ये फैक्चुअल नॉलेज है। अब इसी पे आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है? दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है कि तथ्यों के बीच जो रिलेशन है मतलब संबंध है, फिर उनका वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, सिद्धांत, ठीक है? तो तथ्यों के बीच का संबंध, वर्गीकरण और सिद्धांत, ठीक है? इसका ज्ञान क्या कहलाता है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहलाता है। आपके तथ्यों के बीच के रिलेशन भी क्लियर हैं, आप उनका वर्गीकरण भी कर सकते हो, उन्हें टुकड़ों में तोड़ के अच्छे से बता सकते हो सब कुछ, और वो सिद्धांत शुरू से अंत तक कैसे क्या प्रोसेस है उसका, ठीक है? क्या होता है उसमें, आपको ये भी अगर नॉलेज है, तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इसके बारे में अगर एक बच्चे को के सिद्धांत क्लियर हैं, वो उसको तोड़ पा रहा है, उसके सूत्र लिख पा रहा है,
ठीक है, और वो संबंध बैठा पा रहा है कि पानी और इसके मिलने से क्या होता है, सनलाइट आने से क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब इसी पे हम नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजरल पे। तो ये प्रोसीजरल क्या होता है? देखिए, प्रोसीजरल का मतलब होता है प्रक्रियात्मक, ठीक है। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रियात्मक, ठीक है। किसी काम को किसी काम को कैसे करना है, ठीक है, इस चीज का ज्ञान, ठीक है, किसी काम को कैसे करना है इस चीज का ज्ञान होना क्या है? प्रोसीजरल नॉलेज है, ठीक है। इसमें हम अपनी कौशल यूज करते हैं, अपनी टेक्निक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लैब में जाते हैं तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, उसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे, ये प्रोसीजरल नॉलेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी लैब है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है अधिसंज्ञान, ठीक है, हिंदी में याद नहीं रखना है आपको, अधिसंज्ञान। यहाँ पे होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप अपने ही खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है, जागरूक होते हैं, आप अपनी ताकत जानना चाहते हैं, अपनी कमजोरियां जानना चाहते हैं, और किसी काम को आप कितने तरीकों से कर सकते हैं, सीखने के तरीकों को जानना चाहते हैं, तो ये होता है मेटाकॉग्निटिव, ठीक है। अपनी ताकत या अपनी कमजोरियां जानना, सीखने के तरीके खोजना या जानना, ये होता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मतलब अधिसंज्ञान। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर होगी। दोस्तों 1956 वाली जो थ्योरी थी, ठीक है, 1956 वाली जो थ्योरी थी, वो एक तरह से कहा जाए तो एक आयामी थी, ठीक है। लेकिन जो 2001 वाली आपकी थ्योरी है संशोधन वाली, वो दो आयामी है। दो आयामी ऐसे है कि एक तो उसमें जो स्तर थे जोड़े गए, वो तो उसको खास बनाते ही हैं। दूसरा, ये चार चीजें भी उसमें शामिल की गई, ठीक है। इस तरह से इसको द्विआयामी कहा गया, ठीक है। तो ये उस थ्योरी के दूसरे डायमेंशन है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। हाँ, इन्हें भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, एनआईओएस के नोट्स से ही ये सब। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कोई छात्र लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए उनकी विशेषताओं की तुलना करता है, कंपैरिजन कर रहा है, तो किस स्तर का उपयोग कर रहा है? ठीक है, देखिए, तुलना करना, ठीक है, या अंतर करना, ठीक है, कंपेयर करना, ठीक है, और जानकारी को हिस्सों में तोड़कर समझना, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? ये आती हैं एनालाइजिंग में, विश्लेषण में, ठीक है, एनालाइजिंग में, विश्लेषण में। नेक्स्ट, साइकोमोटर डोमेन में इमिटेशन के बाद कौन सा स्तर आता है? ठीक है, तो इमिटेशन के बाद आता है मैनिपुलेशन, ठीक है। इसका क्रम होता है, पहले इमिटेशन होता है, ठीक है, फिर मैनिपुलेशन होता है, फिर प्रेसिजन होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है? प्रेसिजन के बाद क्या होता है? आर्टिकुलेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद नेचुरलाइजेशन होता है। इसको एज इट इज याद रखिएगा, बाकी ये क्या है मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक शिक्षक छात्र से कहता है इस कहानी का एक वैकल्पिक लिखो, ठीक हो, अंत लिखो, ठीक है। यह प्रश्न किस मानसिक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है? तो ये क्रिएशन करवा रहा है ना, उपलब्ध जानकारी से कुछ नया मौलिक बनाने को कहा जा रहा है, तो ये क्रिएटिंग होगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण पर एक नया चार्ट बनाने और उसके समाधान के लिए नए सुझाव देना को कहती है। ब्लूम के अनुसार यह किस स्तर पर है? ठीक है, देखिए, नया कुछ करने को फिर से कहा जा रहा है, तो ये क्या है? ये क्रिएशन मतलब क्रिएटिंग में है, ठीक है, कुछ नया और मौलिक बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। एक छात्र प्रयोगशाला मतलब लैब में निर्देशों का पालन करते हुए केमिकल एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक करता है। यह किस ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है? ठीक है, वो केमिकल एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक कर रहा है, तो ये कौन सा ज्ञान प्रदर्शन हो रहा है उसका? मैंने अभी अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था और ये एग्जाम में आया भी है। प्रोसीजरल नॉलेज क्या है ये? ठीक है, काम को कैसे करना है उसके चरणों का बच्चे को ज्ञान था, तभी उसने सफलतापूर्वक किया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया और इसके विभिन्न चरणों के बीच अंतर संबंधों को समझना, यह किस प्रकार का ज्ञान है? तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को समझना, उसके चरणों की समझ होना और वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये जानना, ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से, ठीक है। नेक्स्ट, एक छात्र किसी ऐतिहासिक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसकी शुद्धता और एक्यूरेसी, शुद्धता मतलब एक्यूरेसी और लेखक के पक्षपात की जांच करता है। वह किस स्तर पर कार्य कर रहा है? वो उसकी एक्यूरेसी जांच रहा है, ठीक है, ठीक है, और उसके पक्षपात को भी समझने की कोशिश कर रहा है, वो जांच रहा है इन चीजों को। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कौन कब होता है, ये इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएटिंग वाले टाइम पे होता है, ठीक है, जांच करना वगैरह ये सब इसी में आता है। नेक्स्ट, एक शिक्षार्थी यह जानता है कि उसे गणित के कठिन सवालों को हल करने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का उपयोग करना सबसे अच्छा लगता है। यह जागरूकता क्या कहलाती है?
देखिए पहले तो जानिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या है। इसी को देख के लड़के कंफ्यूज हो गए होंगे। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होता है एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, हाँ डिवाइस ही कहेंगे, जिसमें आप मैप को या बाकी चीजों को टेक्नोलॉजी के साथ, फिगर्स के साथ, बाकी चीजों के साथ समझ सकते हैं देख के, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या होता है, ठीक है। तो गणित के कठिन सवालों को हल करने के लिए वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को प्रयोग करना उसे अच्छा लग रहा है। तो ये जागरूकता क्या कहलाती है? ये जागरूकता कहलाती है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, ठीक है। देखिए एक तो उसकी हो गई खुद की थिंकिंग प्रोसेस। अब वो उस थिंकिंग प्रोसेस में ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को भी यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब उसने अपने थिंकिंग प्रोसेस को और बेहतर किया है, ठीक है। उसने जाना कि कहाँ पे मैं अपने आप पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी लगा सकता हूँ, अपने ब्रेन को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अपना संज्ञानात्मक विकास उसने सही दिशा में किया है, ठीक है। तो ये होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। अपनी सोच के साथ उसने और कुछ सोचा, ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। तो ये हो गया मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। नेक्स्ट, ब्लूम के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे थोड़ा जूम करता हूं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध मतलब कॉग्निटिव डोमेन का जो रिलेशन है वो बौद्धिक कौशल के विकास से है, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है भावनात्मक क्षेत्र केवल शारीरिक गतियों और समन्वय पर केंद्रित है, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध तो बौद्धिक कौशल विकास से है, ये बात सच है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके ब्रेन वाली चीजों से रिलेटेड है, तो बौद्धिक कौशल से जुड़ा है। लेकिन जो भावात्मक क्षेत्र होता है ये आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? भावनाओं से जुड़ा होता है। और ये शारीरिक गतियों वाला है और समन्वय, ये साइकोमोटर डोमेन का पार्ट है। तो आपका केवल पहला सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना था, ठीक है। तो पहला सही है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। दूसरा वाला एकदम गलत है। नेक्स्ट, असर्शन ए और रीजन आर, ठीक है। ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी 2001 में क्रिएटिंग को सबसे उच्चतम स्तर माना गया है। हाँ ये बात सही है, क्रिएटिंग को सबसे उच्चतम स्तर माना गया है। किसी नई चीज का सृजन करना मूल्यांकन करने की तुलना में अधिक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मैंने आपको ये बात अभी पहले बताई थी कि सृजन करना मूल्यांकन करने से ज्यादा जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। तो दो पहला वाला सही है और दूसरा वाला उसकी सही व्याख्या कर रहा है। इसी वजह से उसको मूल्यांकन से ऊपर रखा गया है, ठीक है। जब आप पिरामिड देखेंगे तो उसमें आप क्रिएटिंग को ऊपर पाएंगे, इवैल्यूएशन को उसके नीचे पाएंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, साइकोमोटर डोमेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, साइकोमोटर डोमेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका प्रतिपादन डेव सिम्पसन और हैरो ने किया था। हाँ ये एकदम सही है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन इस डोमेन का सबसे निचला स्तर है, ठीक है। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन सबसे ऊंचा स्तर है, ये बात गलत है। अभी मैं इसको, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। प्रिसीजन का अर्थ है बिना किसी बाहरी मदद के कार्य को शुद्धता से करना। हाँ, प्रिसीजन का यही मतलब है कि आप बिना किसी बाहरी मदद के कार्य को, ठीक है, सटीकता और शुद्धता से करते हैं। तो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर स्तर का है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा, 1 एंड 3। अब जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे निचला स्तर है वो होता है आपका इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। क्या होता है? कॉपी करना। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन। क्या आता है? मैनिपुलेशन को हिंदी में कहते हैं हम हस्त कौशल, ठीक है। जब आप बिना देखे निर्देशों के आधार पर सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ निर्देशों के आधार पे काम करते हैं, तो ये होता है मैनिपुलेशन, ठीक है। इमिटेशन सबसे निचला स्तर है, उसके बाद मैनिपुलेशन आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है प्रिसीजन, जो भी अभी हमारे एग्जाम पे पूछा गया था, शुद्धता, ठीक है। बिना किसी बाहरी मदद के, ठीक है, बिना बाहरी मदद के सटीकता से काम करना, ठीक है। सटीकता या शुद्धता से काम करना, ठीक है। तो शब्दों में हेर फेर रहेगा तो परेशान नहीं होइएगा। सटीकता या शुद्धता से काम करना प्रिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट, अगर इसके बाद हम बात करें आर्टिकुलेशन। क्या? आर्टिकुलेशन, हाँ इनको इंग्लिश में ही याद रखना है आपको, ठीक है। स्पष्टता, जब आप एक साथ कई कार्यों को तालमेल के साथ करते हैं, ठीक है, मल्टीपल वर्क्स को तालमेल के साथ करते हैं, तालमेल के साथ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। इसी तरह इनको याद रखिएगा, वहां पे लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आर्टिकुलेशन मतलब स्पष्टता। जब आप मल्टीपल कार्यों को या एक साथ कई कार्यों को तालमेल के साथ करते हैं तो ये होता है
आर्टिकुलेशन। और लास्ट है दोस्तों नेचुरलाइजेशन, जो सबसे ऊपर है। कहाँ है? सबसे ऊपर है। अभी इसके पहले नेचुरलाइजेशन का क्वेश्चन भी आया था। कार्य को इतनी कुशलता से करना कि वो आपकी आदत बन जाए। कार्य में इतनी कुशलता रहे आपके, ठीक है, किसी भी कार्य को इतनी कुशलता से करना कि वो आदत बन जाए, ये होता है नेचुरलाइजेशन। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट मिलान करें। वैसे ये मिलान मैंने आपको पहले ही समझाया था थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, शब्दावली का ज्ञान, टर्मिनोलॉजी का ज्ञान क्या होता है मैंने आपको बताया था, फैक्चुअल नॉलेज होता है। ठीक है, पहले का तीसरा हो गया। ठीक, सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है। ठीक है, कौशल तक, कौशल, अगर कौशल भूल जाए तो तकनीक तो कम से कम याद ही होगा आपको, मैंने बताया था। कौशल या तकनीक मतलब होता है प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज। और आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ठीक है, तो इसका सही होगा आपका ए नंबर। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। आई होप ये बात क्लियर होगी। DSSS भी हलवा पेपर नहीं देगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जब शिफ्ट में पेपर को उसको टफ करना होगा, तो अच्छे से करके जाइए इन्हें। ठीक है, असर्शन ए, रीजन आर। ठीक है, रटना, रोट लर्निंग ब्लूम के रिमेम्बरिंग स्तर का हिस्सा है? कोई बता सकता है मुझे ये बात? पता नहीं, बताइएगा। रटना ब्लूम के रिमेम्बरिंग का हिस्सा है। रिमेम्बरिंग एक हॉट्स है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। एक गलत है, आर सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, तो मैं बहुत आसानी से इस बात को क्लियर करता हूं आपको। ठीक है, जो रटना है ना, ये रटना रिकॉल है। क्या है ये रटना? क्या है? रिकॉल है। और रिकॉल किससे रिलेटेड है? आपके रिमेम्बरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ ये बात सच है कि रटना ब्लूम के रिमेम्बरिंग का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये हॉट्स नहीं है, ये लॉर्ड्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लॉर्ड्स का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। दोस्तों ये बेस्ट 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें मैंने एक दो क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी बना के लिखे हैं, बाकी सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, मैंने जहां पे आपको क्वेश्चन ज्यादा टफ लगे ना, वो मेरा बनाया क्वेश्चन था। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। प्लीज़ इस कंटेंट को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, डाउनलोड करके रखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भर भर के करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, अगले ही दिन। ठीक है, तो फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़िएगा और झंडे गाड़ के आइएगा। थैंक यू।